जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आपको कल का लेक्चर्स जो हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का, तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। एंड टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। जी आज का मैसेज है आपके लिए कि आपने अपना लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपके पास इस वक्त वेस्टेज के लिए कोई टाइम भी नहीं बचा और टोटल टाइम आप अपनी तरतीब के साथ उसे अरेंज कर सकते हैं। जब आप कहा करते थे कि लेक्चर तैयार करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब आपके पास काफ़ी लेक्चर तैयार करने का टाइम है। उस हवाले से आप लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करते जाएं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और एंड पे हर टॉपिक पे एक सेल्फ एनालिसिस के नाम से असाइनमेंट होती है, उसके आंसर आपने फाइंड आउट करने होते हैं। जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। We will start from atomic and subatomic levels of organization, then element and molecular level है, उसके बाद organelle and cellular level, then tissue levels of organization, then organ and organ system level है, फिर individual level, populations and community level है। इससे next भी level हैं जिनको हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर कम्युनिटीज़ मिल जाएं तो उससे इकोसिस्टम बनता है, और अगर इकोसिस्टम मिल जाएं तो उससे बायोस्फीयर बनता है, और डिफरेंट बायोस्फीयर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे कॉस्मिक डस्ट का कलेक्शन एस्ट्रेशन कहलाता है। अगर एस्ट्रेशन को सम अप कर लो तो इसे एक सेलेस्टिकल बॉडी बनती है। सेलेस्टिकल बॉडीज़ डिफरेंट मिलती हैं तो एक स्टार सिस्टम बन जाता है। स्टार सिस्टम मिलकर स्टार का क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, और गैलेक्सीज़ का क्लस्टर पूरी यूनिवर्स कहलाता है। यानी हमने ये देखा कि सब एटॉमिक लेवल क्या है और फिर उससे पूरी यूनिवर्स किस तरीके से बनती है। इन लेवल्स में जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो कम्युनिटी लेवल तक हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल आपको इसलिए बता दिए हैं कि पूरी यूनिवर्स किस तरीके से बन रही है। तो ये आपको एक आइडिया दे दिया है कि होल यूनिवर्स के बनाने से मुतालिक अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, से ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द सिस्टम इज़ मोर डिवेल्प एंड मोर कम्प्लेक्स, और ऑप्शन होती है कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो एंड पे देखें मोर कम्प्लेक्स होता है, तो मोर कम्प्लेक्स इज़ द राइट ऑप्शन इज़ द बायोस्फीयर। जी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल कहते हैं एटम्स के छोटे पार्टिकल्स को। एटम के छोटे पार्टिकल्स, ये पुरानी रिसर्च थी जिसमें कहा जाता था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जॉन डाल्टन का नज़रिया था। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम को मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें बोसॉन, नेट्रिनो, एंटी नेट्रिनो, एंटी बोसॉन, लेप्टॉन, पॉजिट्रॉन ETC। लेकिन एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 3 है, और इन 3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मजमूई तौर पर न्यूक्लियन का नाम देते हैं। यानी न्यूक्लियन से मुराद वो पार्टिकल्स हैं एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल ज़रूर हैं, लेकिन यह न्यूक्लियन नहीं हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथवे, एंड दिस पाथवेज आर नोन एज शेल और ऑर्बिट्स। जब एटम बनता है तो एटम के अंदर ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल शामिल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ जो प्योर किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म
कंपोजिट पार्टिकल, और इन पार्टिकल को प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह सकते हैं। ईच ऑफ दीज इज़ फॉर्म बाई 3 टाइप, और ये जो 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, इन्हें क्यूरिक भी बोलते हैं। न्यूक्लियन एंड इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो एटम बनता है, और प्योर सब्सटेंस जो है जिसके सारे एटम एक जैसे हों उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यानी अ सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल सिमिलर टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट, या एनी प्योर सब्सटेंस इज़ नोन एज एलिमेंट। अब अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ मिल जाएं तो इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट एटम्स कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, और इसमें जो रेशियो है 2:1 है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उन्हें माइक्रो बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। कम से मुराद है कि जिनका आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, और ऐसे बायो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो, आसानी से कैलकुलेट ना हो सके, जैसे स्टार्च है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनमें कार्बन लाजमी जुज़्व के तौर पर पाई जाए उन्हें ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनमें कार्बन लाजमी जुज़्व के तौर पर ना हो उन्हें इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं और सेल का एक छोटा सा पार्टिकल बनाते हैं। ये सेल के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल होता है, इसलिए इसे सब सेलुलर पार्टिकल या इसे ऑर्गेनेली कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट लेवल भी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। डेफिनेशन में लिखा है वैरायटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गेनेली और सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह। टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, लेबर ऑफ डिवीजन ऑर्गेनेली को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक वो ऑर्गेनेली होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। जबकि वो ऑर्गेनेली जिनके गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाए उन्हें सिंगल मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कह सकते हैं। अब ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फर्दर 2 टाइप के हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेनस है, जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्यूल जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है इसे हम सिंगल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं। इसी तरीके से वो ऑर्गेनेली जिनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हैं, न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कहलाएंगे। लेबर ऑफ डिवीजन इन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली में लेबर ऑफ डिवीजन होती है, यानी हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक काम करता है और इसे सेल का पावर हाउस कह सकते हैं। अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से डिमांड करेगा। इसी तरीके से अगर सेल को खुराक बनाने का काम कराना है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लिहाजा जिन जानदारों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो तो ऑटोट्रॉफ होंगे, अपनी खुराक खुद बना सकेंगे, लेकिन जिनमें नहीं होगा वो अपनी खुराक नहीं बना सकेंगे। इसी वजह से हम 2 बड़ी डिवीजन बनाते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और जो प्लांट हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन ऑर्गेनेलीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बिना पे सेल को हम 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर देते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि सेल होता क्या है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से मकान बनता है तो उसके लिए बेसिक चीज़ ईंटें चाहिए होती हैं, इसलिए जो भी जानदार हमने बनाना है उसकी
बेसिक यूनिट जो है सेल का होना ज़रूरी है। अगर सेल नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकेगा। जिस तरीके से अगर ईंटें नहीं होंगी तो हम मकान नहीं बना सकते। ये सेल दो डिफरेंट टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली। अगर सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ना सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हो और ना ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हो, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि सिंपल थे इसलिए ये पहले बने हैं। जैसे जैसे चेंजेस आती गई, मॉडिफिकेशन होती गई, एवोल्यूशन का प्रोसेस साथ साथ चलता रहा। दो डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में चेंज हुआ, यानी उसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली बन गए। इनमें एक है इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन करता है, हम फर्दर पार्ट 2 में जाके इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा हाइपोथेसिस है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन करता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ही था जिसे यूकैरियोटिक सेल बना है। यानी यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस तमाम ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। अब सेल क्या है, सेल की बेसिक बाउंड्री क्या है? सेल जो है जानदारों का बेसिक यूनिट है और सेल की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी मौजूद होती है। नेक्स्ट लेवल के अगर सेल मिल जाएं तो क्या बनता है? जब सेल मिलते हैं तो उससे एक नेक्स्ट स्टेप बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी टिश्यू को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। और हर किस्म के जो टिश्यू होते हैं वो दूसरे टिश्यू से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर जो ग्लैंडुलर टिश्यू हैं वो सिक्रीशन पैदा करेंगे, जो जाइलम टिश्यू है वो पानी और नमकियात को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी तरीके से पेरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट और स्टोरेज का काम करना शुरू करेंगे। स्केलेटल टिश्यू जो हैं वो हमारे ढांचे यानी स्केलेटन को बनाएंगे। आर्गन किस तरीके से बनता है? जब मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेटेड टिश्यू एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं और वन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें तो इसे आर्गन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा स्टमक, मैदा एक आर्गन है। इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, जैसे म्यूकस टिश्यू हैं, म्यूकस पैदा करते हैं, और म्यूकस हमें जो स्टमक के अंदर पैदा होने वाला पेप्सन है उसके इफ़ेक्ट से सेव करता है। इसी तरीके से मास्कुलर टिश्यू हैं, इसी तरीके से गैस्ट्रिक टिश्यू हैं जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। अब स्टमक एज ए होल डाइजेशन का काम करता है, लेकिन स्टमक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब डिफरेंट बट रिलेटेड आर्गन मिल जाएं तो उससे एक आर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से स्टार्ट हो रहा है और लंग्स तक जा रहा है। हमारा नोज़ एक आर्गन है, इसी तरीके से सांस की नाली, ट्रेकिया, इसी तरीके से लेरिंग्स, इसी तरीके से ब्रोंक्यूल्स, इसी तरीके से ब्रोंकाई, इसी तरीके से लंग्स। ये पूरे हर एक आर्गन है और ये जो आर्गन मिले हैं इससे आर्गन सिस्टम बना है। इस तरीके से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड और इसके साथ ही इंटेस्टाइन, और ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन से एंड पे ये वेस्ट प्रोडक्ट को रेक्टम के ज़रिए से खारिज किया जाता है। तो जब डिफरेंट आर्गन आपस में कंबाइन हो गए, इन्होंने एक आर्गन सिस्टम बना दिया। जो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है वो आर्गन का है। पौधों के जो आर्गन होते हैं वो लेस डिवेल्प होते हैं देन एनिमल, और उसकी वजह यही है, देखें पौधे ना सोच सकते हैं, ना पौधे बोल सकते हैं, ना पौधे देख सकते हैं। पौधे सिंपल हैं एज़ कंपेयर टू एनिमल के। यही वजह है कि पौधों के जो आर्गन हैं वो भी एनिमल की निस्बत सिंपल हैं। आर्गन सिस्टम लेवल्स
जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है या एक इंडिविजुअल बनता है। हमारी बॉडी जो बनी हुई है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मजमूआ है और इन ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए। हमारी बॉडी बेसिकली ऑर्गन सिस्टम के कलेक्शन का नाम है। ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अल्लाह ना करे किसी का कोई एक ऑर्गन सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाए तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। देखें, आप पौधे की जड़ें काट दें, प्लांट मर जाएगा। अल्लाह ना करे अगर किसी इंसान के गुर्दे ख़राब हो जाएं, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से अल्लाह ना करे किसी जानवर का अगर खुराक को हज़म करने का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए यानी स्टमक में प्रॉब्लम हो जाए तो दैट कैन नॉट सर्वाइव। यानी कलेक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक जानदार को बनाता है और इनमें से अगर कोई ऑर्गन सिस्टम काम करना छोड़ दे तो जानदार की सर्वाइवल नहीं हो सकती। ऑल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ये तमाम के तमाम सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सिंपल सी मिसाल दी हुई है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सांस की शरह हमारी तेज़ हो जाती है, इसी दौरान हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हमें पसीना आना भी शुरू हो जाता है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करके आएंगे आपको वॉशरूम में जाने की हाजत भी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी तेज़ी के साथ काम कर रहा था। फेलियर इन एनी सिस्टम लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई एक सिस्टम नाकारा हो जाएगा तो जानदार की डेथ हो जाएगी। जब जानदार आपस में मिल जाते हैं तो उससे पॉपुलेशन बनती है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम एरिया एट पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सेम स्पीशी होनी चाहिए, पार्टिकुलर एरिया होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम के अंदर जानदारों की जो एक तादाद एक जगह के ऊपर मौजूद होती है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रेशर, इसी तरीके से जीन फ्लो, इसी तरीके से एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ एट्रीब्यूट हैं जो पॉपुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी विद विच अ पार्टिकुलर अलील और जीन अकर इन अ पॉपुलेशन। से आप देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें जो इंसान सरवाइव कर रहे हैं उन सब का कद बड़ा है, तो इसका मतलब है टॉलनेस का जीन उनमें ज़्यादा है। चाइना में देखें तो वहाँ पे लोगों की रंगत तो वाइट है लेकिन उनका कद छोटा है, इसका मतलब है वाइट कलर का जीन वहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है और उनमें जो टॉलनेस का जीन है वो कम फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है। जीन फ्लो का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन से जीन फ्लो करके दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चला जाए। आमतौर पर इस तरीके से होता है कि जो सब कॉन्टिनेंट हैं उनमें क्रॉस मैरिजेज या हम जो क्रॉस कराते हैं एनिमल के उससे हमारा जेनेटिक मेकअप का फ्लो हो जाता है जिससे हाइब्रिड पैदा होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। जितने इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में ज़्यादा होंगे उसकी डेंसिटी पॉपुलेशन की उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रेशर, जितना पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट एज के इंडिविजुअल पर मुश्तमिल होती है। कम्युनिटी क्या होती है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। बेसिकली कम्युनिटी जो है डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज विद एबायोटिक फैक्टर। देखें, एबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन के साइज को चेंज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरीके से अचानक इस वक्त एक वबाई मर्ज़ फैला है तो बहुत सारे लोग डेथ की तरफ जा रहे हैं। ये एक क्लाइमेटिक चेंज है और जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं वो तब आती हैं जब हम एक नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो कुदरत ने इकोसिस्टम को एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाया है कि ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। जब हम ओवर क्राउड हो जाएंगे फिर डेफिनेटली जो मोर्टेलिटी रेट है बढ़ जाएगा। मोर्टेलिटी रेट बढ़ने से लोग कम हो जाएंगे, फिर वही होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा। जिस तरीके से गाड़ियों की
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी थी, इसे पॉपुलेशन तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि नॉन लिविंग की बात हम कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, एटमॉस्फेयर हमारा मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होने जा रहा था, तो कुदरत ने एक ऐसा इवेंट ज़ाहिर कर दिया कि इस वक्त हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन से तकरीबन फ्री हो चुका है। कम्युनिटी की दो टाइप होती हैं, एक को सिंपल कम्युनिटी कहते हैं जबकि दूसरी कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। सिंपल कम्युनिटी वो होगी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होगा, यानी 1 या 2 होगा, और कम्प्लेक्स वो होगी जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी। अगर एबायोटिक फैक्टर चेंज हों तो जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सेल्फ एनालिसिस के लिए, इनके आपने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। जैसे न्यूक्लियन आर रिलेटेड टू, आप जानते हैं कि न्यूक्लियन से मुराद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। म्यूरिन क्या होती है, ये एक लॉन्ग मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। पॉन्ड कम्युनिटी क्या होगी, सिंपल होगी या कम्प्लेक्स होगी। इस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड क्यों अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं या किस वजह से मुख्तलिफ सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एबायोटिक फैक्टर असरअंदाज हो रहे होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन से हैं, फ्लावर प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, रूट सिस्टम क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं, एडीपी किस चीज़ का मुखफ़िफ है और ये एनर्जी देता है या बॉडी को सिंथेसाइज करता है। इसी तरीके से आर्गन और ऑर्गेनेली में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा ये आपका लेवल्स का लेक्चर है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार करें, घर पे रहें, ख़ुद को भी महफूज बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाएं। इंशाअल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक ये आप लेक्चर तैयार करें और इस पेपर को जो सेल्फ एनालिसिस के नाम से दिया जाता है उसे सॉल्व करें। ओके बेटा जी, अस्सलामु अलैकुम।